विज्ञान शिक्षण की इस ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में बात कर रहे थे। इसमें हमने रासायनिक समीकरण को लिखना सीखा था और आज हम सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे और क्यों किया जाता है। तो देखिए, कक्षा 9 में हमने एक पाठ पढ़ा था और उसमें पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में। नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक समीकरण के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान और अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है। यानी अभिकारकों और उत्पादों, पहले रासायनिक अभिक्रिया से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद परमाणुओं की कुल संख्या समान रहती है। अब ऐसी स्थिति में जब हम कंकाली समीकरण को देखते हैं तो उसको हमें संतुलित करना जरूरी हो जाता है। तो जैसे हमने ये एक अभिक्रिया देखी थी जिसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक की अभिक्रिया होती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब जो ये अभिक्रिया हुई थी, इसका हम अगर रासायनिक समीकरण लिखें तो इस प्रकार लिखेंगे। जिंक, इसका प्रतीक होता है Zn। इसकी अभिक्रिया हुई थी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 और उत्पाद क्या बनता है ZnSO4 प्लस H2। हम क्या देखते हैं, हम प्रयास करते हैं कि क्या दोनों ओर अभिक्रिया से पहले और बाद में परमाणुओं की संख्या समान है। देखिए, यहाँ जिंक का एक परमाणु है, यहाँ भी एक है। हाइड्रोजन के यहाँ 2 हैं, तो यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। सल्फर का यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन के यहाँ 4 हैं, तो यहाँ भी 4 हैं। तो इस प्रकार से तीर के निशान के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान है, अतः यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम एक अन्य रासायनिक समीकरण लिखते हैं और उसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। देखिए, यह है Fe, आयरन, फेरस। इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम जल से, H2O से। तो क्या बनता है Fe3O4 प्लस H2। अब हम देखते हैं क्या दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान है। यहाँ Fe का 1 परमाणु है, यहाँ पे 3 परमाणु हैं। H2 के यहाँ 2 हैं, तो यहाँ भी 2 हैं। O के यहाँ 4 हैं, यहाँ 1 ही है। तो इस प्रकार से ये एक असंतुलित समीकरण है, यानी बाएं ओर और दाएं ओर परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। तो अब हम इसे संतुलित करने का प्रयास करते हैं। आप चाहे तो इसके पहले 4 और डब्बा बना सकते हैं। इससे ये कि इस डब्बे के अंदर हमें कुछ भी जोड़ना या घटाना नहीं है। अब हम सुविधानुसार सबसे पहले जिस परमाणुओं की संख्या अधिक है, अधिक परमाणु वाली यौगिक को पहले संतुलित करेंगे हम। जैसे यहाँ O के 4 परमाणु हैं, यहाँ O का 1 परमाणु। अब हमने उसी अनुसार इसका गुणांक जो है यहाँ लिखना है। यानी अगर O के यहाँ 4 है, यहाँ 1 ही है, तो इस O को 4 करने के लिए हमें इस डब्बे के बाहर, पीछे नहीं आगे की तरफ जो है, अगर हम 4 जोड़ देंगे तो ये वाला O, इसकी संख्या भी 4 हो जाएगी। तो यहाँ O के 4 हो जाते हैं और यहाँ भी 4 हो जाएंगे। तो इस प्रकार ऑक्सीजन परमाणु जो है दोनों ओर संतुलित हो गए हैं। इसी प्रकार से Fe के यहाँ 3 हैं,
यहाँ 1 है। तो इसको 3 करने के लिए हम इसका गुणांक 3 लिख देते हैं, तो Fe के यहाँ भी 3 हो गए, यहाँ भी 3 हो गए। तो ये यौगिक संतुलित हो गया है। Fe के 3 हो गए, O के 4 हो गए। अब बचता है ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या देखते हैं हम कि यहाँ पे अगर 4 गुणांक जोड़ने पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 दूनी 8 हो जाती है। तो यहाँ भी उसको 8 करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से अगर इसको गुणा कर देंगे तो यहाँ भी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 8 हो जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ओर तीर के निशान के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो जाती है। तो इस प्रकार हमें यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है। तो इस विधि को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। इसमें जो है हम पहले जो है धीरे धीरे एक एक परमाणु को लेकर के पूरे समीकरण को फिर संतुलित करते हैं। इस समीकरण में हम क्या देखते हैं, इस समीकरण में ये देखते हैं कि हमें अभिकारक और उत्पाद इनकी भौतिक अवस्था क्या है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि कौन सा पदार्थ ठोस है, कौन सा द्रव है, कौन सा गैस है, कि कौन सा जलीय विलयन के रूप में है, ये हमें नहीं पता चलता है। तो इसके लिए हम ये काम करते हैं, इनके जो भौतिक अवस्थाओं के जो संकेत हैं उसको तत्वों के पीछे कोष्टक में लिखते हैं। जैसे यही समीकरण थी, तो Fe हमें जो है ठोस के रूप में जो है होता है, तो इसके आगे हम S यानी सॉलिड लिखते हैं। इसी प्रकार से जो H2O है हमारा जल, ये हम अभिक्रिया के समय गैसीय अवस्था में होता है, तो G लिखते हैं। उत्पाद के बाद हमें मिलता है Fe3O4, ये ठोस अवस्था में होता है, तो इसके आगे S लिखते हैं। इस प्रकार से 4H2 प्राप्त होता है और ये होता है गैसीय अवस्था में, तो इसके आगे G लिखते हैं। तो इस प्रकार से भौतिक अवस्थाएं भी हम जो है इस समीकरण में व्यक्त कर सकते हैं। कुछ और उदाहरण है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की अभिक्रिया होती है H2 से, ये भी गैस है, और किस तापमान पे होती है, या वायुमंडलीय दाब क्या होता है, 340 atm यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 340 atm लिखते हैं। ये ध्यान रखिए कि ये तीर के निशान के ऊपर या नीचे ही लिखा जाएगा, और बनता है CH3OH मेथिल अल्कोहल। ये लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होता है, द्रव अवस्था में, तो कोष्टक में L लिखते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारी प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वो भी इसी प्रकार से होती है कि 6CO2 ये जलीय विलयन के रूप में होता है, तो AQ यानी एक्वस लिखा जाता है, प्लस 12H2O ये जो है ये भी द्रव फॉर्म में होता है, तो इसके आगे L लिखा जाता है। और जो उत्प्रेरक हैं या ताप दाब है, वो जो है सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो कोष्टक के ऊपर या नीचे लिखेंगे इसके तीर के निशान के। क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, तो उसके नीचे लिखेंगे। और क्या बनता है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनता है। और क्या बनता है, 6O2 ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की महत्वपूर्ण घटना है एक्वस स्थिति में, प्लस 6H2O ये लिक्विड फेज में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम भौतिक अवस्थाओं को भी तत्वों के प्रतीकों के पीछे लिख करके व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का पाठ इतना ही करते हैं। और ये जो है अध्याय के बीच में कुछ प्रश्न हैं, कुछ अभिक्रियाओं को संतुलित करना है, ये आपको गृह कार्य के रूप में दिया जा रहा है, और आप इसको जो है इनको हल करके आप हमें ऑनलाइन भेजेंगे और हम देख पाएंगे कि आपने कितना सीख पाए। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।